الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. वो बस करेंगे देता हूँ। ठीक है, एवरीथिंग गुड. Assalamu alaikum, all the friends online and present in the hall. I am highly indebted and thankful for your kind participation, and especially those who are joining from their homes, and most importantly, the people who have sacrificed their Sunday morning and sacrificed their sleep as well and coming to this venue for the seventh module of our program. It's really heartening to see these people. And I think that we are now heading towards the kind of knowledge and the kind of practical sort of things which may be implemented in our clinical practices. Worksheets have been distributed and there are two groups this time. So these were, sent in your groups for at least 2 days back. So I think you have gone through all these questions, and the forum is open. If any of the friends wants to come over and give his input and opinion on any of this question, especially from the first group, you are welcome. Dr. Fiq Saab. Bismillahirrahmanirrahim. ग्रुप 1 में पहला क्वेश्चन जो है ना, दैट इज नेम कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर which eat up to 80% of healthcare budget in any medical infrastructures. Common metabolic disorder. वैसे तो there are 1300 metabolic disorder, but most common I will just enumerate. The most common metabolic disorder which take away a lot of the healthcare budget, they are obesity. Number 2, type 2 diabetes mellitus, inflammatory bowel diseases, phenylketonuria, hypothyroidism. लेडीज के लिए प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज मेलाइटिस, gestational diabetes mellitus, this is also one of that. So these are few of the metabolic disorder which are very common and which take away a lot of the budget. Question 2. What is ICD-11 code for diseases? ICD-11 code for diseases. The second question. Yes. There are so many. You can name so many. 1300 तक है, तो ज्यादा जो है 8-10 जो है ना, वो उसमें से 6-7 मैंने एनिमरेट किए हैं. तो ये भी कॉमन है. कार्डियोवास्कुलर का, डिस्लिपिडीमिया. जो आपके ये सारे डिसऑर्डर जो उन्होंने भी गिनवाए हैं, इनकी एक मेटाबॉलिक बेसिस है. जी जी. तो इसलिए उनको आप इस सेंस में मेटाबॉलिक में काउंट कर सकते हैं. जैसे आपने तो वो जो मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन में आती है चीजें, वो आपने बयान.
जो उमर साहब ने बयान किए हैं वो डिजीजेस बजट का ज्यादा हिस्सा लेती हैं, मेटाबॉलिक बेसिस है। बेसिस है, तो फायर साहब ने बताया बहुत ज्यादा एलाबोरेट करेंगे। जो दोस्त अपने तौर पर जो किया है तो आप उनको करने दें, उनको टोके ना रास्ते तो बिकॉज बाद में ऐड करते जाएंगे। क्योंकि जब हम इसको डिस्कशन में लाएंगे ना हाँ, तो सारी चीजें इंशाल्लाह डिटेल आएगी। अबे ये तो मोटी मोटी चीजें। व्हाट इज ICD-11 कोड फॉर डिजीजेस? ये एक एब्रीविएशन है जिसका मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 11th रिवीजन। ICD-11 कोड ये बनाया गया था जेनेवा स्विट्जरलैंड में मई 2024 में। 132 मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जो इसकी मेंबर हैं, जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और 10 लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन हुई है इस कोड की। तो दिस इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 11th रिवीजन। तीसरा क्वेश्चन है, नेम सम ऑफ द सब सेलुलर पैथोलॉजीज विच कॉज क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। कुछ नेम जो कर देते हैं 4-5। ग्लाइकेशन है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी। इस तरह और भी नेम कर सकते हैं, ये 5-6 मैंने किए हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय मेलार्ड रिएक्शन। मेलार्ड जो है ना, ये केमिस्ट था एक फ्रेंच का, पूरा नाम था लुइस कैमिले मेलार्ड। ये 1912 में ना एक अटेम्प्ट कर रहा था टू रिप्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस, ये काम कर रहा था वो। तो रिएक्शन जब किया उसने तो टिपिकली 140 से 165 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वो गया ना, तो ब्राउनिंग शुरू हो गई उस मैटर की, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन अमाइनो एसिड्स एंड रिड्यूसिंग शुगर्स। तो उससे मेलानॉइडीन्स बड़े कंपाउंड बने हैं, और इसकी जो मिसालें हैं ना, वो है जैसे ब्रेड, ब्राउन ब्रेड का किनारा जो बनता है ना, दैट इज मेलार्ड रिएक्शन, किनारे जो होते हैं। इसी तरह फ्राइड एग का एज जो होता है, दिस इज ड्यू टू मेलार्ड रिएक्शन। दिस इज फ्रॉम माय साइड, द डिटेल विल बी फ्रॉम ताहिर सर। थैंक यू। और ये शो करता है कि आपने कम से कम इन चीजों को देखा है, और हम इतना ही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने इनको देखा है। एक मुबहम सी तस्वीर आपके जहन में होनी चाहिए, ताकि हम फिर इसको उस मुबहम तस्वीर को एक हाई डेफिनेशन इमेज में कन्वर्ट कर। ठीक है ना? माइक माइक आपका पास? अच्छा जी, ग्रुप 2 के जो क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, इस पे कोई रायजनी दोस्त करना चाहे तो जी जी प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ग्लाइकेशन और ग्लाइकोसाइलेशन में फ़र्क के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो ग्लाइकेशन है ये एक नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है, और ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो एंजाइमेटिक प्रोसेस है। ग्लाइकोसाइलेशन में होता क्या है कि इसमें एक शुगर होती है ग्लाइकेन, ये अटैच होती है प्रोटीन और लिपिड से, और इसकी वजह से फिर प्रोटीओग्लाइकेन्स, ग्लाइकोलिपिड्स और मुख्तलिफ प्रोटीन्स पैदा होते हैं। जबकि जो ग्लाइकेशन है वो नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है, उसके ज़रिए से जो एंड प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं वो AGE के नाम से मशहूर हैं। AGE से बनता है एडवांस्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और ये काज करते हैं मेटाबॉलिक मुख्तलिफ डिजीज़ को पैदा करने में, जिसमें अल्ज़ाइमर डिजीज़ है, एथेरोस्क्लेरोसिस है और डायबिटीज़ है। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था वो इफेक्ट्स ऑफ फ्रुक्टोज ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। जब हमारी फ्रुक्टोज हम एक्सेस में लेते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पर बुरे इसके असरात पड़ते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस होती हैं,
और सेलुलर डैमेज होता है, और इसमें जो साइनाप्टिक जो प्लास्टिसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज हो जाता है, impaired antioxidant defenses and increased ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, और डिस्टर्ब होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फंक्शन, और देयर इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होती है, impaired माइटोजेनेसिस और बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सारे इफेक्ट जो है होते हैं ड्यू टू इंक्रीज, जैसे हमारे ताहिर चौधरी साहब फरमाते हैं कि जो हम सुबह सैर के लिए जाते हैं रेस कोर्स में, तो वापस आकर जो है ना 2 गिलास गन्ने के रस के पीते हैं, तो उसके जो बुरे असरात जो हैं वो अभी सामने आना शुरू हो गए हैं। एक स्टडी हुई है रैट्स के ऊपर, उन रैट्स को जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज दिया गया, तो उनके अंदर जो है हिप्पोकैम्पस ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हुई, और ये सारे सेलुलर लेवल की डैमेजेस हुई। तो चंद दिनों तक उसको फ्रुक्टोज को विथड्रॉ किया गया, तो देखा गया कि जितने भी ये डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हुए, सेलुलर डैमेज हुआ, ये रिवर्स होना शुरू हो गया। हमारा तीसरा क्वेश्चन था रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये क्या चीज है और इसका क्या इफेक्ट सेल के ऊपर होता है, और ये गुड है या बैड है। हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म के जरिए से रोजमर्रा जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो पैदा होते रहते हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, और जो है OH आयंस हैं, और एक होता है पर ऑक्सी नाइट्राइट होता है जिसको ONOO ऊपर हम 1- लिखते हैं। ये सारे जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो होते हैं ना, ये हमारे हार्मफुल इफेक्ट करते हैं जब ये ज्यादा मकदार में होते हैं। जब ये फिजियोलॉजिकल लेवल में पैदा होते हैं तो ये नुकसानदेह नहीं होते, बल्कि उल्टा हमारे सेलुलर फंक्शन को बेहतर कर रहे होते हैं, सेल ग्रोथ कर रहे होते हैं, और बल्कि एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी करते हैं। लेकिन जब ये इनके एक्सेस अमाउंट में पैदा होते हैं तो फिर ये डैमेज टू द DNA एंड प्रोटीन एंड लिपिड्स करते हैं, इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं, डिस्टर्ब ऑफ द सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे करते हैं, इम्पेयर्ड माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन करते हैं, सेल म्यूटेशन कर देते हैं। मैं और आप जानते हैं सेल म्यूटेशन के बाद फिर कैंसर है और फिर सेल डेथ है। हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन था वो था प्रोसेस ऑफ मिथाइलेशन क्या है। ये जो मेटाबॉलिज्म के हमारे इफेक्ट हो रहे हैं बॉडी के अंदर, ये ऑटोमेटिकली बनते रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अगर ज्यादा पैदा हो जाए तो नुकसानदेह है, ना ज्यादा पैदा हो तो ये फिजियोलॉजिकल लेवल पर ये बैड नहीं है बल्कि गुड है। मिथाइलेशन के बारे में ये है कि हमारा मिथाइल ग्रुप CH4 जो है वो जब ट्रांसफर होकर किसी टारगेट सेल की तरफ, टारगेट टिश्यू की तरफ, DNA की तरफ या हिस्टोन या प्रोटॉन की तरफ चला जाता है, तो हम जो है इसको कहते हैं मिथाइलेशन। तो इसमें जो हमारा एक डोनर, जो प्राइमरी डोनर पार्ट है वो है SAM के नाम से मशहूर है, SAM। ये SAM से बनता क्या है, S एडिनोसाइल मिथायोनिन। तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी फायदेमंद प्रोसेस होता है मिथाइलेशन का। इसकी वजह से हमारे जो है बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर इस मिथाइलेशन के प्रोसेस में एबनॉर्मलिटी हो जाए तो फिर वेरियस मेटाबॉलिक डिजीजेज जो है वो जन्म लेती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये होता कैसे है कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन होती है, एपिजेनेटिक रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन होती है, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस एंड सिग्नलिंग होती है, और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस एंड सेलुलर स्ट्रेस यहाँ पर होती है। तो इसकी एबनॉर्मलिटीज जो है मोस्टली मेटाबॉलिक डिजीजेस की काज बनती है। थैंक यू वेरी मच। ओह सॉरी सर जी। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, दैट शोज योर लॉट ऑफ डेडिकेशन, और माशाल्लाह बड़े जबरदस्त तरीके से आपने इस वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश की है, और माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से आपने इसको ना कॉन्सेप्ट्स को उजागर किया है, और इंशाल्लाह वी विल नाउ ट्राई टू vanish all those ambiguities and all those confusions which are there, and believe me, we are going to make it very palatable and very digestible for all of the audience. ठीक हो गया जी? Now the topic is that
8 subcellular pathologies responsible for all the chronic metabolic disorders. ठीक है जी? डायरेक्ट इस पे जंप करने से पहले लेट्स मेक some terminology clear so that we can understand the things. Food science, nutrition and metabolic health. हमें पहले पता होना चाहिए कि इनमें फर्क क्या है, ठीक है? और ये चीज मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिशनिस्ट को भी नहीं पढ़ाई जाती, और ये बड़ी सिंपल सी एक चीज है, और अगर आप उनसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं होगा. फूड साइंस इज व्हाट हैपेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड द माउथ. जमीन से उगने के बाद आपके मुंह तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड फूड साइंस. उसको जो समझने का तरीका है. एंड द थिंग्स विच हैपन बिटवीन द माउथ एंड द सेल, जब आपके हलक से नवाला नीचे उतर गया, सेल तक पहुंचने तक जो काम है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. एंड द मेटाबॉलिक हेल्थ इज व्हाट हैपेंस इनसाइड द सेल. वी आर नाउ गोइंग टू डिसेक्ट दैट प्रोसेसेस which are occurring, which are happening inside the cell. So that's why we call it subcellular pathologies, because they are occurring at the level of the cells. So ये question भी था हमारा, what are the diseases which chew up almost 70 to 80% of the healthcare budget? These are 8. Okay, 1300-1400 की जरूरत नहीं है हमें. सिर्फ 8 बीमारियां हैं जो कि किसी भी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर का, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का 80% हेल्थ केयर बजट खा जाती हैं. ये है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डिसलिपिडीमिया, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, कैंसर, डिमेंशिया, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज. आई हैव बीन एलैबोरेटिंग दिस 8 सिम्टम्स फॉर द लास्ट 3 years. 3 सालों में मेरी हर प्रेजेंटेशन के अंदर इन 8 बीमारियों का जिक्र होता है, क्योंकि ये 70 to 80% अपना हेल्थ केयर बजट खाती है. अब क्वेश्चन ये है, ऑल दे आर द डिजीजेस और द सिम्टम ऑफ द डिजीजेस? आर दे डिजीजेस? अकॉर्डिंग टू द ICD-11 कोड दे आर द डिजीजेस. एंड व्हाट इज द ICD-11 कोड? जैसा कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया, दिस इज द 11th वर्जन ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज, विच इज द प्रोजेक्ट ऑफ WHO. और WHO के जितने ममालिक हैं वो इसके सिग्नेटरी हैं. और इसमें इसको मुख्तसर समझने के लिए आप ये समझ लें, जो आपके लिए क्लिनिकल साइड के लिए, कि ICD-11 कोड के अंदर जो बीमारियां आएंगी, डॉक्टर कैन बिल दैम. पूरी दुनिया में डॉक्टर को जो सिस्टम है, वहां पे डॉक्टर बिल करते हैं गवर्नमेंट को. मुअज़्ज़म मुल्कों के अंदर तो ऐसे ही है ना, अमेरिका के अंदर भी और जितनी भी प्राइवेट प्रैक्टिस है, तो डॉक्टरों की बिलिंग सिर्फ उस डिजीज की होगी जिसका ICD-11 कोड WHO ने दिया हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू ICD-11 कोड, these are diseases, but according to the metabolic fraternities, these are not the diseases, these are all the symptoms of the diseases. Hypertension is not a disease, this is the symptom of endothelial dysfunction. Diabetes is not the disease, this is the symptom of insulin resistance. Cardiovascular disease is not a disease. This is the disease of advanced glycation and products. This is the disease of insulin resistance. This is the disease of endothelial dysfunction. Dyslipidemia. Dyslipidemia is not a disease. This is the symptom, and likewise, every problem is the symptom of the disease. That's the reason. That's the reason when I ask our key opinion leaders that, have you ever seen that any patient with these diseases ever cured? क्या आपने इन बीमारियों का मरीज कभी क्योर होते देखा? मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही. Once hypertensive, always hypertensive. Once diabetic, always diabetic. Dyslipidemia, always on statins. So that suits to the pharmaceutical industry. और इसके ऊपर हम एक अलग लेक्चर करेंगे, where I will debunk many of the myths which are going along about the pharmaceutical and the food industry, and that would be most dangerous module of all the modules. And I will prove with documents that how we are being how we are being made fool. Okay, so
These are the 8 which you are part budget. ICD 11 कोड की बात भी होगी. Now, these are the 8 subcellular pathologies which are called hateful 8. And today we are going to learn how we can convert these hateful 8 into grateful 8. These are glycation, oxidative stress, mitochondrial dysfunction, insulin resistance, membrane instability, inflammation, methylation, autophagy. ये 8 subcellular pathologies हैं which don't have any ICD-11 code. They are not being taught in any of the curriculum in the medicine. They are not being taught to the nutritionists because they are not considered to be the diseases. Actually, these are the diseases which cause all of the symptoms related to these diseases. So, when you look upstream, ऐसे ऊपर से झरना आ रहा है नीचे. अपस्ट्रीम का मतलब है कि हम उसकी ओरिजिन पे जाएं कि ये झरना कहां से आ रहा है. दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम. लुकिंग अपस्ट्रीम सॉल्व्स द प्रॉब्लम. पानी नीचे आ रहा है, उससे सैलाब आ रहा है, तो अपस्ट्रीम जाकर देखना पड़ेगा ये इसकी ओरिजिन क्या है. दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीमिंग ऑफ अ प्रॉब्लम. सो व्हेन वी लुक अपस्ट्रीम वी सॉल्व द प्रॉब्लम. And when we look downstream के पानी जा कहां पे रहा है, we only change the result. This is the difference. Result हम change कर लेंगे नीचे, सैलाब से बचा लेंगे, उसके आगे बंद बांध देंगे, लेकिन हम upstream. So it is better to look upstream rather than the downstream. ठीक है. अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो 8 डिजीजेज हैं, ये जो पैथोलॉजीज हैं, जिस दिन इंसान पैदा होता है इनका स्विच ऑन हो जाता है. एंड यू कैन नेवर एवर स्टॉप एनी ऑफ दीज 8 पैथोलॉजीज. द ओनली मेजर यू कैन स्टॉप देम इज टू डाई. आप बनेंगे तो ये स्टॉप होंगी, वैसे नहीं होंगी. नाउ इफ यू मिटिगेट देम, स्लो देम डाउन, you will live 120 years playing tennis or cricket. And if you don't mitigate them, don't slow them, then you will be 40 years old with a heart attack, either with bypass surgery, either with stenting, 2 stumps under your armpits, waiting in a dialysis unit for the next stroke. Got my point? ये रुकनी नहीं है. And none of these 8 subcellular pathologies are druggable. They are all foodable. There's no medicine for them. Medicine is for the symptoms which originate from them. So we are looking downstream. ये ऐसे ही है कि बरसात में छत टपकनी शुरू हुई, जहां से टपकी उसके नीचे एक बास्केट रख दी, फिर परले कॉर्नर से टपकी एक दूसरी बास्केट रख दी, तीसरे कॉर्नर से टपकी वहां बास्केट रख दी. सो यू आर डीलिंग डाउनस्ट्रीम. होना क्या चाहिए, आपको छत रिपेयर करनी है. वी आर पुटिंग बास्केट्स एंड आफ्टर अ व्हाइल देयर वुड बी नो होम. घर ही नहीं बचेगा. और एक इंग्लिश की प्रोवर्ब है, द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग. जब धूप चढ़ी हो उस वक्त रिपेयर करना, जब बारिश और बरसात आ जाए उस वक्त छाता लेके ऊपर जाके क्या फायदा. इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करें अपने इसके ऊपर कि आप इनसे बच जाएं, ताकि आपको अगले 8 मसाइल ना हो जो कि 80% है. तो ये बचेंगे तब जब आप सेहतमंद हालत में हैं. जब वो 8 चीजें होगी तो फिर बचने का क्या फायदा. तब तो आप बास्केट ही रखेंगे. एक बास्केट रखेंगे हाइपरटेंशन के नीचे उस राख को बंद करने के लिए, एक बास्केट रखेंगे डायबिटीज के लिए, एक डिस्लिपिडीमिया के लिए. आप बास्केट्स रखते चले जाएंगे. तो इनको बेहतर करने का तरीका व्हेन सन इज शाइनिंग. जब आपको कुछ नहीं हुआ तब करें.
दैट ब्रिंग्स अस टू द प्रिवेंशन पॉइंट कि इनको प्रिवेंट करें, छत को रिपेयर करें, और उस वक्त करें जब आप सेहतमंद हालत में हैं। फालज करा के, हार्ट अटैक करा के, शुगर से गुर्दे फेल कराने के बाद तो हर बंदा आ जाता है कि डॉक्टर साहब अब मैं सिगरेट छोड़ने को तैयार हूं। अब छोड़ने का क्या फायदा? ठीक है जी, ये डेली देखते हैं हम। सर इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हमारे घर मेडिसिन का एक जी, they are doing nothing, like every government। हाँ, अच्छा जी, these hateful eight they are not the diseases, they belie the chronic disease। इनसे chronic disease फूटती है, and none of these molecular pathways are druggable except maybe inflammation। और उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क है। कुछ मुल्कों में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के साथ और COX-2 इनहिबिटर्स के साथ इन्फ्लामेशन को दबा के ये कोशिश की जा रही है कि शायद इस तरह से, क्योंकि पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन का प्रोसेस चलता है जो आगे, तो इस पे अभी क्वेश्चन मार्क है इसके आगे, ये भी अभी प्रूव नहीं हुआ। बट ऑल ऑफ दीज 8 आर फूडेबल, जिसका हम जिक्र बार बार कर चुके हैं पहले कि प्रिवेंट, सॉरी, सेव द लिवर, फीड द गट एंड सपोर्ट योर ब्रेन। 3 ही मंत्र हैं, ठीक है जी। प्रिवेंट द लिवर, सॉरी, सेव द लिवर, फीड द गट एंड सपोर्ट योर ब्रेन। तो यहां तक बात क्लियर है जी, ये सारी बेसिस कि हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या, ये मर्सिडीज बेंज है, न्यू टिपटॉप वर्सेस ओल्ड एंड रस्टेड। जब आपको ये 8 सब सेलुलर पैथोलॉजीज में से कुछ नहीं हुआ, आपके बच्चे जो यंग हैं वो इस मर्सिडीज की तरह है, और वो तमाम अफराद जो हमारी उम्र के हैं वो इस गाड़ी की तरह है। सो न्यू टिपटॉप वर्सेस ओल्ड रस्टेड मर्सिडीज। अब यहां से 8 की 8 जो बीमारियां हैं हम इस गाड़ी के गिर्द घूम के समझाएंगे आपको कि इनका कार से ताल्लुक क्या है। उमर साहब मुस्कुरा रहे हैं, लगता है इन्होंने पढ़ा है जी? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? तो मैंने जो आपसे शुरू में वादा किया था कि हम इसको आपके लिए बहुत आसान बनाएंगे इंशाल्लाह। ये गाड़ी होती है जब आप पैदा होते हैं और 80 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आप ये हो जाते हैं, ड्यू टू दीज 8 सब सेलुलर पैथोलॉजीज। ठीक है, और मैंने बताया ये किसी सूरत नहीं रुकेंगी, ये चलती रहेंगी। हम इनको जितना स्लो डाउन कर देंगे उतना लंबा जिएंगे और सेहतमंद जिएंगे। ठीक है जी। अब इनका ताल्लुक कार के साथ कैसे है? ले जी, पहली बात, ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन इज जस्ट लाइक द कार्बन डिपॉजिट्स इन योर इंजन। जिस तरह कार्बन के डिपॉजिट्स आ जाते हैं इंजन के अंदर, तो ग्लाइकेशन इज दैट। अब ये कैसे होता है? ग्लाइकेशन, माइल्ड रिएक्शन, ब्राउनिंग रिएक्शन, कैरामलाइजेशन रिएक्शन, ये सब एक ही नाम है, तो आपको इससे किसी से कंफ्यूज नहीं होना। और इसके बारे में उन्होंने बता दिया कि एक साइंसदान थे जिन्होंने 1912 में ये रिएक्शन या ग्लाइकेशन रिएक्शन उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है जी। अब बेसिकली है क्या? इट्स अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, ये ज़हन में रखिएगा। दिस इज अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, नॉन एंजाइमेटिक chemical reaction that causes sugar molecules such as glucose or fructose to bind to amino group of protein throughout the body including the skin। तो इसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक कार्बोहाइड्रेट और एक प्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलेगा तो वो उन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर देगा, जिससे वो नॉन फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। ठीक है जी, उनकी एग्रीगेशन हो जाती है और प्रोटीन मुनासिब तरीके से वर्क नहीं कर पाती, और ये सारा प्रोसेस आपकी बॉडी में होता है। द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। हमने बड़ी दफा ये लफ्ज सुना होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आज से पहले मैं ये नहीं पता था कि एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते कैसे। वो इस प्रोसेस से बनते हैं। अब आपको सबको ये पता है कि व्हाट इज मेंट बाय
HbA1c। ठीक है, HbA1c का जो बेसिस है वो ग्लाइकेशन है, इसीलिए इसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं ना। उसमें हम क्या करते हैं कि आपकी जो ग्लूकोज है, हाई ब्लड ग्लूकोज या जो भी ग्लूकोज लेवल है ब्लड का, वो ब्लड प्रोटीन्स के साथ मिलता है, जाके ग्लाइकेशन का अमल करता है, जिससे हमारे पास एक रीडिंग आती है HbA1c की। ज्यादा हो अच्छा है कि कम हो तो अच्छा है? कम हो तो अच्छा है। इसका मतलब है कि ग्लाइकेशन को बॉडी में कम होना चाहिए। मेक सेंस? ज्यादा हो, क्योंकि वो हम सिर्फ ब्लड में देख रहे हैं, जबकि ग्लाइकेशन का अमल सर से लेके पांव तक हर ऑर्गन में हो रहा है। ब्लड में तो हमने नापने का तरीका, तो हमें ये समझ आ गई कि जैसे HbA1c जितना कम होगा वो उतना अच्छा, वो उतना तभी कम होगा जब ग्लाइकेशन कम होगी। ठीक है जी वैसा पैथोलॉजिकली, एम आई करेक्ट? पानी दे। When this occurs, the protein involved in the glycation process becomes less flexible. Proteins aggregate, denature, and damaged, and are therefore unable to perform their normal functions properly. और जब आपकी बॉडी प्रोटीन्स ही काम नहीं करेंगी तो फिर होगा क्या? ये कुछ चीजें आपके सामने पड़ी हैं। व्हाट इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम? ये ब्रेड्स पड़ी हैं, इनके किनारे जैसे अभी जावेद साहब ने बताया था ब्राउन है। ये मुर्गे मुसल्लम पड़ा हुआ है, ब्राउन हुआ हुआ है। ये आपके केक्स और ब्राउनीज और ये आपकी डबल रोटियां या जो कुछ भी है। इसमें एक कोक है, ये बियर है और ये वाइन है और ये आपकी कॉफी है। द कॉमन थिंग्स दे आर ऑल ब्राउन, दे आर ब्राउन एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लाइकेशन। ठीक है, वो खवातीन जो घर में इस दफा जिन्होंने बड़ी ईद पे चांपे बनाई हैं, तो जो अच्छी कुक हैं उनको ये पता होगा कि इन चांपों को ब्राउन कलर देने के लिए उसके ऊपर एक कैरमल सॉस या केचप इस तरह का लगाया जाता है, जिससे वो उनकी शक्ल ब्राउन हो जाती है। और ना भी लगाएं तो जब आप उसको करते हैं तो वो ब्राउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये ग्लाइकेशन के प्रोसेस से ही हो रहा है ना। सो या तो आप 360 डिग्री टेम्परेचर पे बेकिंग करके गोश्त को रोस्ट कर लें, या 98.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता रोस्ट करते हुए ब्राउन कर लें। ब्राउनिंग होनी दोनों तरह से है। और अगर आपको ये शक है कि मैं गलत कह रहा हूं कि आप ब्राउनिंग नहीं कर रहे, तो इस स्लाइड को देख लें। These are the scrapings from the costal cartilages. This is the white and nice costal cartilage of a newborn, and with the passage of time, they are getting brown by the age of 64. और यहाँ पे बेजिंग होने, इसको बेजिंग कहते हैं। बेज हुई 45 पे और 45 के बाद ये ब्राउन होती चली जा रही है। So every one of us is browning ourselves with this processed food. With the passage of time, so we are roasting our own meat at 98.5 degree, और चांपे बनाते हुए इसको आप 360 पे कर लें, 1 घंटे में या 2 घंटे में या 70 सालों में कर लें, दोनों में कोई फर्क नहीं। ठीक है, एंड इफ एनी वन ऑफ यू हैज टेकन एन ऑरेंज जूस or a milkshake of mango this evening, you are running your glycation 7 times faster. That's why I am a big anti-juice person. Make sense? With the, क्योंकि फ्रुक्टोज आ गई है ना सर, आपने खुद ही अभी फरमाया था कि फ्रुक्टोज से होता है ना। जब ये फ्रुक्टोज आ गई, इसमें से फाइबर निकल गया, और अगर किसी खातून ने आज सुबह
इसलिए ये जूस का गिलास पिया है कि मेरी रंगत निखर जाए और मैं खूबसूरत नजर आऊं, तो अनफॉर्चुनेटली यू आर गोइंग अदर वे राउंड। इससे फिर क्या होगा? जो जूस पीने वाले लोग हैं उनको होगा क्या? रिंकल ऑन द स्किन, आप जल्दी बूढ़े लगेंगे, ठीक है जी। कैटरेक्ट्स बनेंगे आंखों में, ये जो आंखों में कैटरेक्ट्स बनते हैं वो इसका एजिंग, ठीक है जी। आप शक्ल से लगेंगे 50 साल के, होंगे 40 साल के, ठीक है जी। आपकी आर्टरी स्क्लेरोटिक हो जाएंगी, ठीक है जी। हमारे चले खैर उसकी बात नहीं करते हैं। बहुत सारी आपने अपने क्लिनिक्स में देखा होगा, यंगस्टर्स में स्टेंटिंग हो रही है, 28, 30, 32 साल, 35 साल। हमारे एक बहुत करीबी दोस्त के बेटे की डेथ हुई है चंद दिन पहले, ठीक है जी, एट द एज ऑफ 32 विद द सडन कार्डियक अरेस्ट, ही वाज फाउंड डेड इन द बेड, ठीक है जी। बिकॉज द स्टेपल फूड ऑफ आवर न्यू यंग जनरेशन इज चिप्स, juices, bottles, pizzas, burgers, pasta, shawarmas, and the midnight deals. यही है जी। सो ग्लाइकेशन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ लिविंग। आप जिंदा रहेंगे तो ये ग्लाइकेशन चलेगी, yet it is the primary reason for dying, ठीक है जी। जीने की एक कीमत है और मरने की वजह है। मेरा ख्याल है कि जी अब आपको ग्लाइकेशन के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है जी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऐसे है जैसे गाड़ी को जंग लगता है। मैं हर आपको प्रोसेस कार के साथ रिलेट करके समझाऊंगा ताकि आपको भूले ना कभी। गाड़ी को रस्ट है जी लगा हुआ। अब आप ये सवाल करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर तो आयरन या लोहे की चीज ही कोई नहीं, तो हमें रस्ट कहां से लग गया? The difference is that the car rusts from outside, you are rusting from inside. कैसे होती है रस्टिंग, बात करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझ लीजिए। एवरी टाइम दिस रिएक्शन अकर्स, दिस थ्रोज ऑफ एन ऑक्सीजन रेडिकल और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। आपने बड़ी दफा ये नाम सुना होगा, ठीक है जी। किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर आप फ्री ऑक्सीजन रेडिकल को डालें तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी उस प्रोसेस में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अभी नहीं आया, पहले ऑक्सीडेशन को समझ लें। व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन? एडिंग अ फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, एक ही बात है, टू सम केमिकल रिएक्शन। इसकी जो बेस्ट मिसाल है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। वाटर के अंदर आप एक फ्री रेडिकल ऑक्सीजन का डाल दें तो H2O2 बन जाएगा, विच इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। किस काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड मेडिकल में? एंटीसेप्टिक, जख्मों को साफ करने के। आप जैसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड जख्म पे डालते हैं वहां पे बबलिंग और फिजिंग होती है ना जी। क्या होता है? वो फ्री रेडिकल डिसोसिएट होता है और इर्द गिर्द जितने जरासीम है उनको उड़ा देता है। सो जब तक तो ये जख्मों की सफाई कर रहा है, लोकलाइज्ड है, it is best, oxidation is best, but it is bad for everything rest of the everything। अब बात समझ आई? ऑक्सीडेशन क्या है? addition of an oxygen radical which is also called reactive oxygen species। ये जब ऐड हुआ तो एक केमिकल प्रोसेस हुआ जो कि एक नए केमिकल को बनाएगा। उसकी मिसाल मैंने दी हाइड्रोजन परऑक्साइड की। और ये प्रोसेस तमाम बॉडी सेल्स के अंदर ऑल द टाइम चल रहा है। कीप इन माइंड दैट ऑल दीज रिएक्शंस आर गोइंग इन योर बॉडी राइट नाउ एंड दे विल गो ऑन इन योर बॉडी टिल द डे वी डाई, ठीक है। इनको स्लो हम सिर्फ कर सकते हैं, ये सारे नेचुरल प्रोसेस हैं। इनको हम तेज और इनकी स्पीड को, जैसे हम फिल्म देखते हुए रिमोट के साथ उसको 10 टाइम 8 टाइम कहा उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो हमारा प्रोसेस फूड और हमारा लाइफस्टाइल इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है।
और जब आप किसी फिल्म को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो वो 3 घंटे की फिल्म 2 घंटे में खत्म हो जाती है। अगर आपको अल्लाह मियां ने 100 साल की जिंदगी दी है तो प्रोसेस फूड के साथ आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लें और 100 साल की बजाय 70 साल की उम्र में सलाम अलैकुम कर लें। ठीक हो गया जी। ऑक्सीजन रेडिकल्स आर स्टैंडर्ड बाई प्रोडक्ट्स ऑफ 3 नॉर्मल रिएक्शंस इन द बॉडी। 3 रिएक्शंस हैं। जो पहले हमने ग्लाइकेशन बात की, उसमें भी ऑक्सीडेशन ये बनेगी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका बर्निंग प्रोसेस है एनर्जी मेटाबॉलिज्म का, उसके अगेंस्ट बनेगी। और आयरन मेटाबॉलिज्म विच इज इक्वल टू रस्टिंग, जैसे मैंने अभी बात बताई। तो ये जो गैर जरूरी आयरन सप्लीमेंटेशन होती है बॉडी के अंदर, अब आपको पता चला कि ऑक्सीजन आयरन आती कहां से है बॉडी में, हम रस्ट कहां से करते हैं। जितनी ज्यादा आप ओवरडोज आयरन की करेंगे, ठीक है जी। जैसे खातून को प्रेगनेंसी हुई तो हमारी लेडी डॉक्टर्स ने फी फोल और एबरेट फोलिक का मुंह खोला नहीं, पहले बीबी उसका चेक तो करा लो कि उसका अगर आयरन लेवल पूरा है तो क्यों एक्स्ट्रा आयरन दे रही हो, बिकॉज आयरन इज ओनली मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, ये कहीं और मेटाबोलाइज नहीं होती लाइक फ्रुक्टोज। तो आयरन है वो आप ओवरडोज कर रहे हैं आयरन की। मैंने यूएसए में जब कर रहा था तो मुझे एक लेडी डॉक्टर से वहां मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो इंडियन थी खातून। मैंने उनसे पूछा कि जी ये आयरन, कहती है जी आयरन सप्लीमेंटेशन हमारे इलाकों में तो बहुत है, इंडिया पाकिस्तान में। कहती है अमेरिका में हम आयरन देने से पहले 10 दफा सोचते हैं, पहले उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और फिर आयरन देते हैं। और अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आयरन दूं और आयरन की ओवरडोज हो जाए या उसका जो कट ऑफ वैल्यूज है उससे वो आगे निकल जाए तो आई मे बी सूड इन द कोर्ट। ठीक है जी। आप सब रस्टिंग ऐसी होती है जी इंसानी जिस्म में। ठीक है जी। आल्सो फॉर एनीथिंग विच काजेज इन्फ्लामेशन, जब भी आपकी बॉडी में किसी भी वजह से इन्फ्लामेशन होगी तो तब ये प्रोसेस हो जाएगा। सो ए बिग पूल ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इज इन आवर बॉडी। तो अगर इन प्रोसेस से ये तेज हो रहा है तो एक बिग पूल डेवलप हो जाएगा। जब किसी चीज की ज्यादती हो जाती है अब इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहेंगे कि अब बॉडी स्ट्रेस में आ गई। ठीक है जी। इसका एंटीडोट क्या है? ये जो एंटीऑक्सीडेंट की बड़ी हम बात करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट इन स्पेशलाइज्ड सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स कॉल्ड पेरोक्सिसोम्स। यहां पे एंटीऑक्सीडेंट्स पड़े होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। लेकिन अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज्यादा हो जाएं और आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो तो तब भी ये प्रोसेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बदल जाएगा। जब तक आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, एंड बिलीव मी यू कांट जनरेट एंटीऑक्सीडेंट्स इन योर बॉडी, आप खुद नहीं बना पाएंगे। बनेंगे कैसे? बनेंगे कैसे वो हम अभी बात करते हैं आगे। अच्छा, जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है तो होता क्या है? सेलुलर डिसफंक्शन, स्ट्रक्चरल डैमेज टू लिपिड्स, प्रोटीन्स और डीएनए, एंड इन एक्सट्रीम द सेल डेथ। ठीक है। द सोल्यूशन, eat real plant-based food that has colors, change white into green, simple formula। चीनी और व्हाइट चीजें छोड़ के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कलरफुल वेजिटेबल्स की तरफ आ जाएं, बिकॉज द पिगमेंट ऑफ द फूड इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स। गाजर, मूली, खीरा, जो रंग बिरंगे आपकी जितनी प्लांट फूड्स हैं उनका पिगमेंट ये बता रहा है कि दे आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आप सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे या फिर न्यूट्री फैक्टर की गोलियां खाएंगे। कलर किसी भी चीज का जो नेचुरल कलर है ना जी, कोई भी नेचुरल कलर है, गाजर लाल है, मूली सफेद है, ठीक है जी, शिमला मिर्च आपकी जो है वो हरी है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ये पिगमेंटेशन आ रही है। तो जो जितने भी आपके फ्रूट्स हैं इवन, पॉलीफिनोल्स वगैरह होते हैं। हाँ जी, तो ये जो कलर है इनका, ये वो पिगमेंट है जो कि हमें, जैसे कि लिटमस पेपर हम डबोते हैं तो पता, तो दिस इज अ लिटमस पेपर
जो कि हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन सॉरी इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की फरावानी है। फ्रूट्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। जी वेजिटेबल है तो ये रॉ या जी यकीनन पड़ता है। जब भी किसी भी आप फूड को हाई टेम्परेचर पे बनाएंगे तो वो जो हमने बात की है पहले, ग्लाइकेशन का भी मसला रहेगा, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर कुछ ना कुछ तो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, ठीक है। और फिर जब इनको हम मिला लेते हैं गोश्त के साथ तो प्रोटीन्स आ गई, तो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ग्लाइकेशन। वो रॉ हालत में बेहतर है, वो बेहतर है, उसका ज्यादा फायदा है। उस आप देखें कि अक्सर सब्जियां पकाने से उनका रंग खत्म हो जाता है, उनका वो रंग नहीं रहता, होता है ना अक्सर ऐसे, तो वो इसी वजह से है। सैलेड, सैलेड ऑब्वियसली सैलेड, ऑब्वियसली जब आपको कोई भी इंफ्लामेटरी प्रोसेस आपकी बॉडी में चल रहा है तो समझे आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही हैं उसके अंदर, आप ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ठीक है जी। जी सारे फूड्स के अंदर, सारे फूड में, गाजर में, मूली में, खीरे में जो ग्रीन है, ये तो एक हमने एक मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए ये बताया है कि ये जो कलर्स होते हैं सब्जियों के, ये इस बात की अलामत होते हैं कि दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, और फ्रूट्स भी इवन, ठीक हो गया ना। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि आप अपने जो खुराक है टर्न वाइट इनटू कलर्स, चीनी बंद करें, ठीक हो गया जी। उसके अलावा ये जो आपके मार्जरीन्स है, ठीक है जी, ट्रांस फैट्स हैं, इन चीजों को आपने निकाल लिया, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं, टर्न वाइट इनटू कलर। जी जी जितने प्रोसेस हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये सारे पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया, और ये नॉर्मल प्रोसेसेस है बॉडी के, ये नॉर्मल प्रोसेसेस हैं। ये पैथोलॉजिकल तब बनते हैं जब हम इनको पैथोलॉजिकल बनाते हैं, एंड दैट पैथोलॉजिकल कन्वर्जन इज बेस्ड ऑन योर फूड। अच्छा जी, तीसरा जी माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, दिस इज लाइक अ डिफेक्टिव ट्रांसमिशन, योर कार इज स्टक इन द फर्स्ट गियर एंड यू कांट पुट इट इनटू द सेकंड थर्ड गियर, वो पहले गियर में ही फंसी रहेगी, गाड़ी घूम घूम करती रहेगी आपकी। और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की बात हम पहले भी कर चुके हुए हैं कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया इज योर एनर्जी बर्निंग फैक्ट्री वेयर एटीपी इज मेड, एंड एटीपी इज द एनर्जी करेंसी विद विच यू परचेज द वर्क। जो भी काम आपकी बॉडी का होना है, जो काम आपने करना है, अभी सुबह उठ के आप आए हैं, यहां से जाएंगे, काम करेंगे, शाम को फंक्शन अटेंड करेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, ये जितना कुछ भी आप काम आज करेंगे, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन एटीपी विच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल वॉल। अच्छा जी, अब ये मैंने पिछली दफा भी आपको दिखाया था, ये एक जोसलिन डायबिटीज सेंटर में डॉक्टर रोनाल्ड कान जो है, उसका जो एक डायरेक्टर है, कि डायरेक्टर बदलते रहते हैं हर 2-3 साल बाद। मैं जब जोसलिन में पढ़ रहा था, ये बॉस्टन में है, तो उस वक्त इनका जो डायरेक्टर था वो कोई और था, मुझे अभी नाम भूल गया, वो मेरा सुपरवाइजर भी था वहाँ पे। और उसके बाद ये डॉक्टर कान उसके बाद कहीं आया, उसने ये एक एक्सपेरिमेंट किया है। ये आपके सामने जो तस्वीर नजर आ रही है, ये हमें बता रही है, एक साइड पर रेड कलर में फ्रुक्टोज है, ग्रीन कलर में ग्लूकोज है। तो उसने इस तजर्बे से ये नतीजा नीचे जो निकाला है, आपको उसमें खपने की जरूरत नहीं है, सब लाइनें मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आपको सूरत हाल वाज़िया हो जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे ऑफ दिस स्टडी इज दैट हाई फ्रुक्टोज इन द डाइट इज बैड, says Dr. Khan. It is not bad because it is more calories, but because it has effect on liver metabolism to make it worse at burning fat. As a result, adding fructose to the diet makes the liver store more fat, जो कि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, de novo lipogenesis, and this is the bad for liver and bad for whole body metabolism. फ्रुक्टोज की वजह से ऐसा होता है, ठीक है जी। अब ये होता कैसे है,
तीन एंजाइम हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को तेज करते हैं, तीन एंजाइम्स। ठीक है जी। सबसे पहला है जी एएमपी काइनेज, ब्रैकेट में उसका नाम उसकी एब्रीविएशन का लिखा हुआ है। एएमपी काइनेज इज अ फ्यूल गेज, जैसे कि एक फ्यूल गेज नहीं आपका हो रहा जो बता रहा होता है कि पेट्रोल कितना है गाड़ी के ऊपर, इट इज लाइक अ फ्यूल गेज ऑन योर लिवर सेल्स। जब आपकी बॉडी में एनर्जी डिप्लीशन होगी तो ये मैसेज देगा माइटोकॉन्ड्रिया को कि प्लीज वर्क मोर टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है जी। जैसे आप क्या फ्यूल गेज जब नीचे जाता तो पेट्रोल डलवाते हैं ना उसके अंदर कि गाड़ी रुक ना जाए, तो ये जो पहले वाला एंजाइम है ये फ्यूल गेज का काम करता है। ये फौरन जैसे ही आपका एनर्जी डिप्लीटेड होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया को फौरन मैसेज भेजता है, तुरंत मैसेज भेजता है उसको कि जनाब काम तेज करो। और उसके अलावा एक काम और करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की रीजनरेशन करके उनकी तादाद को भी बढ़ाता है। तो इसके दो काम है। ग्लूकोज इस प्रोसेस को बेहतर करता है, सिंपल ग्लूकोज वो इस प्रोसेस को बेहतर करता है। ठीक है जी। अगला एंजाइम है ACADL, उसका नाम आगे लिखा हुआ है। ये काम क्या करता है? दिस एंजाइम कट्स एंड चॉप्स द फैटी एसिड्स। जो आपके ये जो फैट यहां से निकलती है बॉडी के अंदर, वो इसको कट्स एंड चॉप्स करता है एंड इट कट्स दैट फैट इनटू 2 कार्बन फ्रैगमेंट। 2 कार्बन फ्रैगमेंट क्या है कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है फैट का, उसको 2 कार्बन को उसको क्लीव करके उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है, रेडीली टू बी ऑक्सीडाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। और यही प्रोसेस उस वक्त होता है जब आप कीटो डाइट कर रहे होते हैं, बेताशा वो जो खा रहे होते हैं चिकनाई और वो सारा कुछ, वो बॉडी उसको क्लीव करती करती उसकी साथ साथ बर्निंग करती चली जाती है और साथ आपकी इस फैट की भी। ठीक है जी। तो ये इसको क्लीव करता है, आपके फैटी एसिड्स को पीसीज में तोड़ता है। CPT1 एंजाइम क्या करता है? ये घेर के बॉडी में से फैटी एसिड्स को लाके उस फर्नेस में फेंकता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। दिस जनरेट्स अ शटल मैकेनिज्म। ये टैक्सी है, जहां देखती है कि फैट ज्यादा है वहां से उनको फैटी एसिड्स को बिठाती है और लाके मेटाबॉलिक फर्नेस जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया उसमें फेंक देती है। ये तीनों काम ये करती है। ये तीनों काम ग्लूकोज से बेहतर होते हैं, सो ग्लूकोज इज नॉट बैड। लेकिन ये तीनों एंजाइम्स दे आर इनहिबिटेड बाय फ्रुक्टोज। जब आप चीनी ले लेंगे तो फ्रुक्टोज पार्ट उसका ये करेगा, फ्रूट जूस का पार्ट ये काम करेगा। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, बोतलें, केचप, मेयोनीज जो है वो ये काम करेंगे। वो तीनों एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, बर्निंग के प्रोसेस को रोक देंगे और इससे आपकी माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाएगा। सो प्रोसेस फूड इनहिबिट्स बर्निंग इन माइटोकॉन्ड्रिया by inhibiting all these 3 enzymes, and that is because of the fact that all of the processed food they contain fructose. Number 4, insulin resistance. This is like a sticky carburetor. ठीक है? The sticky carburetor is the carburetor which does not let oxygen to come in to mix with the petrol to burn. ये आने नहीं देता अंदर। और यही इंसुलिन, उसमें भी सेल अपने अंदर ग्लूकोज को नहीं आने देता रेजिस्टेंस की वजह से। तो हर चीज कार से मिलती जा रही है। ठीक है जी। दिस इज लाइक स्टिकी कार्बोरेटर इन विच द कार्बोरेटर स्टिकी है, उसके अंदर ग्रीस फंस गई हुई है। सो एयर विल नॉट एंटर इन द कार्बोरेटर, इट विल नॉट मिक्स अप विद द पेट्रोल टू बर्न। ठीक है जी। इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इस पे हमने बेतहाशा, आपको पता ही है इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, इस पे हम वक्त जाया नहीं करेंगे। लेकिन ये समझ लें कि स्टिकी कार्बोरेटर की तरह होता है, तो टू सेव द टाइम इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, दिस इज जस्ट लाइक ऑयल लीकेज। गाड़ी गैरेज में खड़ी हो तो कई दफा उसके नीचे वो गिरा होता है ना पेट्रोल, सॉरी उसका जो ऑयल गिरा होता है, तो जब ये ऑयल गिरता चला जाए हम ना रोकें तो इंजन बैठ जाएगा। सो मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी इज लाइक ऑयल लीकेज। कैसे, आइए समझते हैं। ये 3 गुब्बारों के सेट हैं जी। आप एक गुब्बारा लेके आए बाजार से और उसको उंगली के साथ ऐसे दबाएं, तो मेम्ब्रेन को दबाएंगे, हाथ हटाएंगे, वो मेम्ब्रेन बाहर आ जाएगी। ठीक है? ठीक है जी उमर साहब, ऐसे ही होता है। उसी गुब्बारे में स्विच बोए,
ड्रॉप गया। अब आपके घर में कभी फंक्शन वगैरह हो तो इस तरह के आपको तोहफे मिलते हैं और उसके ऊपर गुब्बारे लगे होते हैं, आते हैं कई दफा, या जिन घरों में बच्चे हैं वो उनमें गुब्बारे आते हैं। इसको घर के कॉर्नर में छोड़ दें, एक कॉर्नर में ये पड़े रहे। 3 या 4 हफ्तों के बाद इनका साइज छोटा होता जाता है, हवा निकलती जाती है। आप ऐसे करें कि 3 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद इन गुब्बारों को उतारें, इनकी हवा निकालें और दोबारा हवा भर दें। अब आप दोबारा पहले गुब्बारे की तरह इन्हें दबाएं, ये फट जाएंगे। क्या हुआ? द मेम्ब्रेन हैज चेंज्ड ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ द एयर, and this is the same process which is being happening in our neurons, brain cell neurons. उनकी मेम्ब्रेन्स भी इसी तरह डेलिकेट है इंटरनल प्रेशर की वजह से, और इस प्रोसेस की वजह से उनकी इंटीग्रिटी बहरहाल नहीं रहती, और वी एंड अप विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, मिग्रेन, अल्जाइमर, डिमेंशिया. So this is the beautiful example of membrane integrity. ठीक है, रिजल्ट क्या होगा? न्यूरो बिहेवियरल प्रॉब्लम, जिसकी मैंने जिक्र किया, डिप्रेशन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, माइग्रेन्स, एंड समटाइम्स सम केसेस if you are epileptic already, that will aggravate. सर बताया तो है। अब्दुल रहमान साहब बताइए कैसे हुआ ये? मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से, प्रोसेस फूड की वजह से, फ्रुक्टोज की वजह से जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और इंटीग्रिटी है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है जी। और ये जो प्रोसेस है ये ज्यादातर हमें न्यूरॉन्स में नजर आता है, बॉडी में जहां जहां न्यूरॉन्स है। ठीक है जी। उसकी वजह से सेम इसी तरह से कि जैसे ये गुब्बारा पड़ा रहा और ये कमजोर हो गया, हमारा प्रोसेस फूड हमारे न्यूरॉन्स की आउटर वॉल को डिसइंटीग्रेट कर देता है, वो कमजोर हो जाती हैं, और उसकी वजह से उसके अंदर से जो लीकेज होती है वो इन चीजों को कॉज करती है। वजह सबके पीछे ओवर ईटिंग और प्रोसेस फूड है, जिसकी हम पहले कर चुके हुए हैं काफी चीजें। सोल्यूशन क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बोथ EPA एंड DHA। EPA जो होता है, मुश्किल से नाम, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका नाम बता दूं, मुझे याद नहीं रहे थे ऑनेस्टली। हाँ जी, ये बताएंगी जी, बताइए। हाँ जी, डिकोसा, हाँ जी, ठीक है। DHA हमें कहां से मिलता है? हाँ, फिश के अंदर की किस चीज से? हाँ जी नहीं, EPA ऑयल से मिलता है, DHA एल्गी से मिलता है जी। फिश ईट्स एल्गी, वी ईट फिश, एंड देंस वी गेट DHA। EPA मिलता है फिश ऑयल से, जो कि एग्स ऑफ जो बेस्ट सोर्स है वो फिश एग्स है। ठीक है, हाँ जी जी, ऐसे। तो ये दोनों ही चाहिए, ये दोनों चाहिए, एक नहीं चाहिए। ठीक है। ये जो अक्सर आपको ये जो ऑर्गेनिक फूड के नाम पे बेचते हैं चीजें, वो DHA डालते हैं क्योंकि एल्गी सस्ती है। ठीक है, ये सोर्स बहुत महंगा है। लेकिन अगर दोनों में से एक आपने डाला तो आपने कुछ नहीं किया, आपकी मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी कायम नहीं रहेगी। है? हाँ 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 जी जी, हाँ जी, कख भी नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये समझ लें कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फिश से मिलेंगे जो एल्गी खाती है। ये वो मछली है जो दरियाई होती है। जो आपके पॉन्ड्स के अंदर या फार्म्स में होती है वो कॉर्न फेड है, उसको एल्गी नहीं मिलती। तो हम जो ला रहे हैं ना सारी, वो कॉर्न फेड ला रहे हैं, क्योंकि रहू अगर 800 रुपए किलो है तो वो 1200 रुपए किलो है।
हाँ, इसलिए अगर आपने DHA लेना है फिश से तो फिर आप दरियाई मछली लाएंगी। मुझे नहीं पता कैसे है इसके लिए, क्योंकि दुकानदार पाकिस्तान एक वो मुल्क है जहां पे आप पहचान ही नहीं सकते। वो कहेगा जी ये दरियाई है, ये 1200 रुपए है, ये 700 रुपए या 500 रुपए ज्यादा भी ले लेगा और देगा भी आपको फॉर्म की। अब इसको कैसे नाप जांचना है? ऐड कर लो कि जी omega 3 हाँ, दे आर गुड, जी बिल्कुल ले सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो प्रोसेस फूड है सारा, उसमें 1% भी ओमेगा 3 नहीं है। रहमान साहब जा रहे हैं? अच्छा ओके ठीक है, तो ओके जी, गुड इनफ। ओमेगा 3 की बजाय ओमेगा 6 ले रहे हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो कि सारे आपका जो और ओमेगा 6 कहां से आते हैं? वो आते हैं आपके ये जो ऑयल्स हैं, कुकिंग ऑयल्स। नो, ओमेगा 6 इज अ पॉइजन, ओमेगा 6 इज अ पॉइजन। आपको सब कुछ गलत पढ़ाया गया। हाँ, मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा, मेरी बेटी न्यूट्रिशनिस्ट है, मुझे पता है कि उसको भी गलत पढ़ाया गया। ओमेगा 6 इज अ पॉइजन, ओमेगा 3 इज द लाइफ, ये ज़हन में रखिएगा। ओमेगा 6 इज आपके जितने कॉर्न ऑयल है, सूरजमुखी का तेल, कैनोला का तेल। अभी आपको कभी अभी मौका मिले ना तो आप KFC के अंदर जाएं और जरा किचन के करीब आओ, आपको बहुत नागवार सी बदबू आएगी। कभी आपने गौर किया? तो मैंने तो एक दिन KFC वालों का, मैं कहा यार ये तुमने क्या है, क्या ये चीज? कहता जी पाम ऑयल लेके आए हैं। ठीक है जी, अब आप ये अंदाजा लगा लें कि आप क्या खा रहे हैं। दे आर ऑल ओमेगा 6। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इज लाइक रॉटन फ्यूल लाइंस। ये नीचे जो आपकी पाइप होते हैं ना, वो रॉटन है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। जब ये रॉटन हो जाते हैं तो पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन का प्रोसेस फैल जाता है। हाउ डू वी गेट इट? लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन, जैसे कट और कोई भी आपको ब्रूज हुई तो ये लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन है, इससे कुछ भी नहीं होने लगा, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, शेव करते हुए कट लग गया, इन्फ्लामेशन होगी, यहाँ पे एक आध दिन जख्म रहेगा, खत्म हो जाएगा। फिर जनरलाइज सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन है, ये दो तरह से होती है। ऑटोइम्यून डिजीजेस, अगर आप रूमेटाइड आर्थराइटिस के साथ हैं या SLE के साथ हैं, ये तब होगी। या फिर ये होगी क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जो कि गट से आती है, जो हमने पिछली दफा गट के 3 बैरियर पढ़े थे। कैन एनीबॉडी रिपीट दीज 3 बैरियर्स, जो कि पिछली दफा हमने पढ़े थे? हम जरा अंदाजा लगाए ना कि हमारी मेहनत का आप क्या मोल डाल रहे हैं। 3 बैरियर्स पढ़ाए थे मैंने, जो गट को आपके प्रोटेक्ट करते हैं, गट के कंटेंट को ब्लड में नहीं जाने देते। 3 बैरियर पढ़ाए थे। उमर साहब बताइए जरा, एक बता दे उनमें से। नहीं, फाइबर तो वो बैरियर बनाता है ना, सेकेंडरी बैरियर बनाता है वो। उसके अलावा जो 3 बैरियर कुदरत ने बनाए हुए हैं वो तो हम एक्स्ट्रा बनाते हैं, खुद फाइबर लेके एक और लेयर ऊपर कोट करते हैं। 3 जो बैरियर है आपकी, ये गट है, गट वॉल में पहला एक बैरियर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा है। क्योंकि गट आपका एक सीवर की तरह है, जैसे सीवरेज पाइप है, जैसे सारा गंदमंद आपके सीवरेज पाइप में होता है, आपकी बॉडी का सारा गंदमंद आपके गट के अंदर है। अब गट में से ये क्रॉस करके आपकी ब्लड सर्कुलेशन में ना जाए, उसके लिए अल्लाह ताला ने 3 बैरियर रखे हैं, जो हमने पिछले मियां साहब ने यह समझाए थे आपको, तारिक मियां साहब ने। हाँ जी, हमारे 3 बैरियर हैं। नंबर 1 इज द फिजिकल बैरियर, विच इज द म्यूसिन लेयर ऑफ द सेल्स। याद आ गया आपको? ये फिजिकल बैरियर है। दूसरा बैरियर हमने बताया था बायोकेमिकल बैरियर, जो कि मैंने बताया था कि टाइट जंक्शंस की तरह सेल होते हैं आपस में, और इनको प्रोटीन्स आपस में होल्ड करती हैं, जैसे एक जेली या ग्लू होती है, वो ऐसे आपके सेल्स को होल्ड करके रखती है। दिस इज बायोकेमिकल बैरियर। तीसरा बैरियर है इम्यूनोलॉजिकल बैरियर, जो कि जिसके अंदर आपके TH17 सेल्स होते हैं, जो कि इन्वेडर्स को मारते हैं इम्यून प्रोसेस के जरिए। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज बायोकेमिकल, एंड द थर्ड वन इज इम्यूनोलॉजिकल। ठीक है जी, तो
गट में से अब हर बंदा, अगर आप उसकी सी रिएक्टिव वो करवाए ना आप CRP, तो सबकी बड़ी हुई क्यों निकल रही है? ये कहां से आ रहा है? हमारे गट लीकी हो चुके हैं ड्यू टू द अल्ट्रा प्रोसेस फूड, ड्यू टू द ओमेगा 6, ड्यू टू द ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, ड्यू टू फ्रुक्टोज, ड्यू टू शुगर। ठीक है जी। क्या ये बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स इंफ्लामेशन? सी रिएक्टिव प्रोटीन इज द बायोकेमिकल मार्कर ऑफ इंफ्लामेशन इन द बॉडी। जब आपकी बॉडी में इंफेक्शन आती है तो आपका बुखार बढ़ जाता है, जो आप थर्मामीटर पे नापते हैं। जब आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन आती है तो आप सी रिएक्टिव प्रोटीन ब्लड में नापते हैं, विच इज द मार्कर ऑफ योर मैग्नीट्यूड ऑफ द इंफ्लामेशन। जितने लोग कोविड में मरे वो इंफ्लामेशन के साथ मरे, साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से मरे, जिनका CRP बहुत आई था। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। और यहां पे रोल ऑफ 3 बैरियर्स ऑफ द गट जो मैंने अभी समझाए, और ये तस्वीर देख लें, आपको समझ आ जाएगी। ये पहला म्यूसिन लेयर, ये नॉर्मल है, म्यूसिन लेयर है, ये सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, कोई गैप नहीं, इनके दरमियान ग्लू लगी हुई है, जिसको जो प्रोटीन्स की ग्लू है, जैसे ज़ानेलिन्स होते हैं, मैंने बताया थे पिछली दफा, जब आपको सीलिएक डिजीज होती है तो ज़ानेलिन्स जो है वो डिफेक्टिव हो जाते हैं और ये पोर्स खुल जाते हैं। और तीसरा ये आपका इम्यूनोलॉजिकल बैरियर्स, जिसके अंदर T सेल्स हैं, TH17 सेल्स हैं, ये सारे, और ये इन्फ्लेम्ड है। यहाँ पे देखें म्यूकस लेयर टूट गई। म्यूकस लेयर कैसे टूटती है? आपकी जो पहली म्यूसिन लेयर है, जो आपके प्रोसेस फूड में एमल्सिफायर्स डालते हैं। व्हाट इज एन एमल्सिफायर? पिछली दफा बताया था, एमल्सिफायर इज द केमिकल विच होल्ड्स वाटर एंड फैट टुगेदर। इस प्रोसेस एमल्सिफिकेशन की वजह से आइसक्रीम इज एन आइसक्रीम। तो जितनी ज्यादा आप आइसक्रीम खा रहे हैं उसमें एमल्सिफायर्स हैं, जितना प्रोसेस फूड है उसके अंदर एमल्सिफायर्स हैं, उसको एमल्सिफाई कर रहे हैं। तो म्यूसिन लेयर तो उससे उड़ गई, पहला बैरियर हट गया। उसके बाद कौन सा दूसरा बैरियर जी? ये देखें, ये ग्लू हट गई, ये पोर खुल गए जो जुड़े हुए थे आपस में। ये डिफेक्टिव हुआ सीलिएक डिजीज, हालांकि ऑटोइम्यून है, लेकिन वैसे समझाने के लिए कि ज़ानेलिन्स होती हैं इनके दरमियान प्रोटीन्स जो इनको होल्ड करती हैं। ठीक है जी, ये खुल गया, सेकंड बैरियर गया। और फिर थर्ड बैरियर, आपका इम्यून रिस्पॉन्स बिल्कुल दब जाता है। किसी भी चीज को जब इंसेसेंटली आप स्टिमुलेट करते रहेंगे, जब आप बार बार बॉडी को इन्फ्लामेशन के झटके देते रहेंगे, तो आपके इम्यून सेल रिस्पॉन्स जो है ये नीचे चला जाएगा, और आपके ये जो TH17 सेल्स हैं जो बेसिकली फाइट वायरसेस एंड बैक्टीरिया, दे डाउन रेगुलेट। मैथिलेशन, दो रह गए हैं जी सिर्फ। दिस इज जस्ट लाइक डिफेक्टिव स्पार्क प्लग्स। स्पार्क प्लग्स नहीं होंगे गाड़ी नहीं चलेगी। मैथिलेशन बेसिकली है क्या? इट इज नॉट, जैसे हमने ग्लाइकेशन में तो कहा ना कि ग्लाइकेशन मींस एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोटीन्स। मैथिलेशन में एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों होती है। मिथाइल ग्रुप ऐड भी होता है और कुछ प्रोटीन से मिथाइल ग्रुप उतर भी जाता है। मैथिलेशन में एक मिथाइल ग्रुप होता है जो बैड भी हो सकता है और गुड भी हो सकता है। अगर वो, ये डिपेंड करेगा कि वो मिथाइल ग्रुप किस प्रोटीन से उतरा है या किस प्रोटीन में ऐड हुआ है, ये उस पर डिपेंड करेगा। और ये DNA में भी जाता है, इसलिए ये एपिजेनेटिक्स को भी हमारे डिस्टर्ब करता है। अब मिथाइल ग्रुप आपका जब ऐड होता है या रिमूव होता है, इट में रिजल्ट इन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वट एवर प्रोटीन और जीन दे आर ऑन। अगर आप ऐड करेंगे उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जब आप निकालेंगे उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और दोनों सूरतें खराब है। वी नीड अ बैलेंस। ठीक है, टर्न्स आउट दैट इट मे कॉज सेलुलर डिसफंक्शन ऑफ वेरियस सॉर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म। होमोसिस्टीन का नाम सुना आपने? है जी, सुना होगा आपने। होमोसिस्टीन है क्या? बेसिकली ये एक प्रोटीन है
homocysteine is an amino acid which is basically not included in those 20 amino acids which make a building block. This is the toxic byproduct of metabolism. ये एक toxic substance है ये amino acid ही. Homocysteine is a toxic byproduct of metabolism. If not cleared, it builds up in the body. Cardiovascular disease, aneurysm, metabolic problems. So it needs to be cleared. अब इसको क्लियर करने के बॉडी से दो तरीके हैं. ये मैं एग्जांपल आपको होमोसिस्टीन की समझा रहा हूं. अब बॉडी में इसको क्लियर करने के दो तरीके हैं. या तो आपकी बॉडी में फोलेट्स पूरे हो या आप फोलेट सप्लीमेंट्स लेते हो तो ये क्लियर होते जाएंगे. या फिर एक मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है, ये प्रॉपर वर्क करता हो तो ये भी क्लियर करता जाएगा साथ साथ. लेकिन अगर आपकी बॉडी में फोलेट्स पूरे नहीं है और आपका ये जो एंजाइम है ये डिफेक्टिव है, अब बॉडी ने तो इसको क्लियर करना ही करना है. मिथाइल ग्रुप बॉडी इसके अंदर ऐड कर देगी. बॉडी की प्रॉब्लम है. बात समझ आई? दिस इज मेथिलेशन एडिशन. ये हुई फॉर गुड कि होमोसिस्टीन क्लियर हो जाए. अब इसने उसको तो क्लियर कर दिया, लेकिन मिथाइल ग्रुप के साथ एक प्रॉब्लम है. इसका हाल एक बुरे किराएदार जैसा है. ये जहां घुस जाता है वहां से निकलता नहीं. ये यहीं बैठ जाएगा. उसको तो क्लियर कर देगा, खुद इधर ही बैठ जाएगा. ठीक है. जब खुद इधर बैठ जाएगा तो क्या होगा? ओबेसिटी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. अब यहां पे वही मिथाइल ग्रुप जो कि होमोसिस्टीन को क्लियर करने के लिए आया था, प्रॉब्लम. तो इससे बचने का क्या तरीका है कि सबको फोलेट्स अपने पूरे रखने चाहिए. फोलेट्स पूरे रखेंगे तो ये एंजाइम भी बेस्ट काम करेगा. फोलेट्स, B12, B6 विटामिन्स ये आप अपनी रखें और ये आपको कुदरती फूड से मिलेगी. आई डोंट रिकमेंड एनी ऑफ द सप्लीमेंट्स. लास्ट ऑटोफेजी. अच्छा, बाय द वे ये जो हमने होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म पढ़ा, जब यही मिथाइल ग्रुप जाके आपके किसी जीन के ऊपर बैठ जाएगा तो जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर देगा. ठीक है. अगर आपने जीन्स प्रोटीन्स होते हैं, अगर आप उसमें से किसी को निकाल लेंगे तब भी वो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, तो जिससे आपकी हेरिडिटरी डिजीजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स बनेंगी. सो कीप योर बॉडी टॉप अप विद द फोलेट्स सो द मेथिलेशन प्रोसेस goes at a very very slow pace. खत्म इनमें से किसी ने नहीं होना. ये बात हमने शुरू में तय कर ली है. तो स्लो करने का तरीका फोलेट्स है, जो कि आपको कहां से मिलने हैं. वो पीछे न्यूट्रिशनिस्ट बैठेंगे, वो आपको बताएंगे क्या खाना है. दवाई तो हमने बतानी कोई नहीं है जी. ये हमारे इस कोर्स का मोटिव है. ऑटोफेजी. ऑटोफेजी इज जस्ट लाइक ऑयल स्लज. जैसे ग्रीस बन जाती है इंजन के अंदर बहुत सारी चीजों की. दिस इज कॉल्ड ऑटोफेजी. अब ऑटोफेजी क्या है? दिस इज बेसिकली द गार्बेज नाइट. गार्बेज नाइट इसको क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं हजूर कि दुनिया भर के मुअज़्ज़म मुल्कों में और बहुत सारी अच्छी सोसाइटियों में आपने देखा है कि सफाई की गाड़ियां रात को आती हैं. गौर किया आपने? अच्छी सोसाइटियों में सफाई की गाड़ियां रात को आती हैं. यूरोप अमेरिका में जब हम रात को 1-2 बजे निकलते थे सड़कों पे, तो उस वक्त उनके वो सफाई वाली गाड़ियां आती थी. सो दिस इज बेसिकली द सेलुलर रिसाइकलिंग और जंक रिमूवल. ये जंक क्यों रिमूव करना है? आपके घर में सफाई वाली नहीं आ रही और आपकी गली में कूड़ा उठाने वालों ने भी हड़ताल कर दी है. पहला हफ्ता शायद आप गुजार लेंगे, दूसरे हफ्ते में घर में से स्मेल आनी शुरू होगी, तीसरे हफ्ते में घर में चूहे दौड़ने शुरू करेंगे, चौथे हफ्ते के अंदर आपके घर में इतना कूड़ा जमा हो जाएगा कि आपके लिए बैठना शुरू हो जाएगा, आपका दिल बैठना शुरू हो जाएगा, और 5वें हफ्ते में आप घर को खुदा हाफिज कह के घर से बाहर निकल जाएंगे. कितना अहम है घर को साफ रखना. और इसको सफाई क्यों जरूरी है कि जब आप ये जंक निकालेंगे, सेल क्लियर होगा तो नई चीजें अंदर आएंगी ना. जब उसके अंदर गंद ठुसा हुआ है
तो बाहर से सेल के अंदर फिर क्या आएगा, बर्न क्या होगा, एटीपी कैसे बनेगी, आप काम कैसे करेंगे। अच्छा, अब ये जो गंदमंद है सेल के अंदर आता कहां से है, ये आता है जी डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया। जब वो फैक्ट्री एटीपी बना बना के डैमेज हो जाती है, उसकी जगह नया बन जाता है और वो जमा होती गई। और ये जो सारा दिन हम अब से लेके शाम तक जब हम करेंगे ना जो कुछ, उसमें ये जंक हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें हमने अभी 6 दफा खाना है रात तक, ठीक है, वो सारा उसमें जो चीजें आनी है। आज बच्चों या छुट्टी है, पिज्जे बर्गर भी आएंगे घर, हो सकता है मेहमान आज उनके साथ पेप्सी पीनी पड़ जाए, हो सकता है उनके आगे में केक पेस्ट्रीज वगैरह रखनी पड़ जाए। डॉक्टर ने ईद के घर जाए तो खैर सूखी चाय मिलती है, लेकिन अक्सर घरों के अंदर केक पेस्ट्रियां भी आती हैं साथ। हाँ, तो इस वजह से so cell needs to be clear the junk out in order to make the space for the new stuff to come in. If you don't clear the junk out, your cells swell and die. So autophagy is a way to keep your cells lean and trim. ठीक है, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, if there is something wrong with the autophagy, you may end up with cell death, कैंसर। आपके जितने डेड सेल्स हैं उनको ऑटोफेजी ही रिमूव करती है। प्रॉब्लम्स विद इम्यून सिस्टम आ जाएंगी, कार्डियोमायोपैथी होगी, इन्फेक्शियस डिजीज आएंगी, फैटी लिवर डिजीज आएगी, न्यूरोडेजेनरेटिव चेंजेस आएंगी, माइग्रेन आएगी, अल्जाइमर, डिमेंशिया, डिप्रेशन आएगी, एजिंग होगी, टाइप 2 डायबिटीज होगी। अब मैंने अपने जिस्म में से ये गंद साफ करना है। प्लीज गिव मी द वेज एंड मीन्स के मैं ऑटोफेजी करूं कैसे जी। काम बेहतरीन जबरदस्त काम, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, तभी आपके घर की सफाई होगी ना। जब बाहर से अभी और चीजें नहीं आएंगी तो पहला कूड़ा करकट साफ होगा। वेरी गुड। दूसरा, नहीं, जब आप फास्टिंग कर रहे हैं फिर ग्रीन वेजिटेबल क्यों खाएंगे आप, वो खोलेंगे तो बाद में ना, पहले तो उसकी बात करें ना कि जंक को रिमूवल, हम अभी दोबारा ना भरे उसे, पहले तो रिमूव करना है नो। साउंड पीसफुल नाइट स्लीप, साउंड पीसफुल नाइट स्लीप, दिस इज द ऑटोफेजी ऑफ योर ब्रेन सेल्स। आप सोएंगे नहीं, सुबह सोना इसमें इतना मैटर नहीं करता, सोने का वही टाइम है नाइट स्लीप, 8 से 9 बजे सो जाएं। अब आप मुझे ये बताइए, जितनी हमने अब तक जितने मॉड्यूल्स किए हैं, कंपेयर करें हम कितना सोते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम कितना है। सुबह सारे मेजॉरिटी, जिस दोस्त को ऑनलाइन देखा है वो जनाब सुबह तक वो माशाल्लाह जाग रहा होता है। हमारे क्लॉक उलट चुके हुए हैं, ठीक है, और खाना हमारे बच्चे और हम सारे, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो बड़ी दूर की बात है, हम तो 2 घंटे खाने के बगैर नहीं रहते। तो फिर मुझे बताइए ऑटोफेजी कैसे होगी। ऑटो मीन्स सेल्फ, फेजी मीन्स खा जाना, यानी बॉडी अपने डेड सेल्स और गार्बेज को खुद ही खा के ठिकाने लगाती है। कितना इंपॉर्टेंट है ये। और 2 ही तरीके हैं जो आपने फरमाए, बिल्कुल दुरुस्त फरमाए, 2 ही तरीके हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड साउंड स्लीप। ये दोनों से हम महरूम हो चुके हुए हैं, ठीक है जी। क्यों जी, गाड़ी की एनोलॉजी के साथ बात समझ आई है। अब बराहे करम बेशक इससे आसिफ से ले लें, इसको आज एक दफा शाम को रिवाइज कर लें, आप क़यामत तक नहीं भूलेंगे। और जाएं जिस मर्जी की ओपिनियन लीडर से मुतक्का लगा लें, वो नहीं जानता ये क्या चीजें हैं। सोल्यूशन ऑटोफेजी का 2 ही है बस, ठीक है। नाउ नन ऑफ दीज आर ड्रगेबल, क्योंकि नो ड्रग ऑन दिस प्लेनेट रीचेस माइटोकॉन्ड्रिया। आप किसी दवाई को माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं भेज सकते, फूड गोज इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकेशन करने के लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज, लैक ऑफ फाइबर, हम बात कर चुके हुए हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसी होगी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ट्रांसफैट्स, मार्जरीन वगैरह। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होगी, फ्रुक्टोज से, ब्रांचेड अमाइनो एसिड से। मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी कैसे खराब होगी, लैक ऑफ ओमेगा 3 के साथ। इन्फ्लामेशन कैसी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूटेन, ओमेगा 6,
फ्रुक्टोज लैक ऑफ फाइबर, मैथिलेशन कैसे होगी, लैक ऑफ फॉलिक एसिड B6 B12, ऑटोफेजी कैसे होगी, फ्रीक्वेंट फीडिंग एंड लैक ऑफ फाइबर एंड रेस्टलेसनेस। अब मुझे ये बताइए कि कौन सी दवाइयां इन चीजों के लिए, इनके लिए तो कोई दवाई नहीं है, ये तो हर चीज के सामने हमने लिख दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ फिलोसफर उठ के कहेंगे, जो कि उनको मंत्र पढ़ाया गया, ठीक है जी डॉक्टर साहब हम जो मर्जी खाएं, हम एक्सरसाइज करके बर्न कर लेंगे। फिलोसफर ये भी समझाएंगे ना, याद रखिए कि एक्सरसाइज इन 4 चीजों पे तो बिल्कुल कोई असर नहीं करेगी। नो इफेक्ट बाय एक्सरसाइज ऑन ग्लाइकेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज मेड वर्स्ट बाय एक्सरसाइज। मैकेनिज्म बताइए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगी एक्सरसाइज के साथ, नहीं जो भी है। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज मींस वियर एंड टियर इन द मसल्स, वहां पे इंफ्लेमेशन का प्रोसेस होगा, वहां पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनेगी। ठीक हो गया जी। वहां पे जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है भागेगा रिपेयर के लिए। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज मेड रादर वर्स्ट विद एक्सरसाइज। इट डजंट मीन कि एक्सरसाइज करनी नहीं है। एक चीज अगर खराब होती है तो 10 ठीक भी होती है साथ, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि एक्सरसाइज का इन 2 पे कोई असर नहीं है, ना इसका मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी पे कोई असर है और ना इसका मैथिलेशन पे कोई असर है। बाकी 4 के ऊपर होगा, इन 4 पे बिल्कुल नहीं होगा। तो एक्सरसाइज के साथ आप 8 की 8 हेटफुल को ग्रेटफुल में चेंज नहीं कर पाएंगे। यू कांट आउटरन अ बैड डाइट। एक बुरी खुराक खाने के बाद अगर आपका ये ख्याल है कि इसको मैं रनिंग से और एक्सरसाइज से बैलेंस कर लूंगा, कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, वी आर लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप दौड़े लगा लें, उल्टे लटक जाएं, दुनिया जान की एक्सरसाइज कर लें, यू कांट आउटरन द बैड डाइट। और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी मार्च 2023 में ये अपना उन्होंने एक कंसल्टेटिव ब्रीफ दिया है, एक कंसेंसस स्टेटमेंट दी है, और ये छप चुकी है इस साइंस के अंदर, सॉरी इस मैगजीन में, जिसका नाम है न्यू फ्रंटियर्स ऑफ न्यूट्रिशन। और उन्होंने ये मान लिया है द ट्रू पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन इज मेटाबॉलिक हेल्थ। न्यूट्रिशन का मतलब मेटाबॉलिक हेल्थ है। जिस न्यूट्रिशन से आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक नहीं हो रही, दैट इज नॉट अ न्यूट्रिशन। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2023 के अंदर इस चीज को एंडोर्स कर दिया है। सो मेक योर फूड योर मेडिसिन, बट गुड फूड इज मेडिसिन, बैड फूड इज पॉइजन, जिसका हमने पिछली दफा जिक्र कर दिया था। अब ये आपके हाथ में है, आपने चम्मच और फोर्क के जरिए इन प्रॉब्लम्स को ठीक करना है या टीकों के साथ। तो ज़ैम्पिक लगा के पतले होना है, या सक्सेंडा लगा के पतले होना है, या दवाइयां खानी है। ये दोनों है। न्यूयॉर्क टाइम ने बड़ा खूबसूरत ये बनाया, और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम में उन्होंने कहा कि ये चॉइस इज योर्स, आइदर टू यू वांट टू बी ऑन मेडिसिन विच इज सिंबॉलिक इन द फॉर्म ऑफ सिरिंज, या सिरिंज को फाड़ डाले फोर्क के साथ, अपने चम्मच और कांटे के ऊपर आप उसके जरिए अपनी बीमारियों को ठीक करें। एंड विद दैट, थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अब आपके सवाल कोई है? नहीं नहीं, मैंने कहा है एक्सरसाइज से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है। नहीं तो आपके गांव के लोग, अब गांव रह कौन सा गया हुआ है? कौन सा गांव है? हम लोग जी आजाद कश्मीर में ताऊ बट तक गए हैं। ताऊ बट में जाते जाते जो लोग गए हैं, पसलियां दूरी हो जाती हैं। कभी आप वो जीपें मखसूस जाती हैं वहां पे, वो किनारा है जहां पे वो खत्म हो जाता है आजाद कश्मीर। वहां पे भी लेज चिप्स और बोतलें और कोक पड़े थे। मेन सिटी से ताऊ बट जाते हुए आसब कितने घंटे लगे थे? 17 से 18 घंटे लगते हैं गाड़ी जाने के। वहां भी कोक की गाड़ियां पहुंचती हैं, वहां भी कोक। और अब किसी गांव, कोई गांव ऐसा नहीं जहां पे बर्गर नहीं बन रहे।
कोई गांव ऐसा नहीं जहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है सारी रात जागने की। बोतलें हर जगह मिल रही हैं, स्टिंग हर जगह मिल रही है। आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं जहां पे खच्चर और घोड़े भी नहीं जाते, वहां पे भी आपको पेप्सी और कोक पड़ी हुई मिलेगी। नहीं यकीन तो आप झील सैफुल मुलूक और ऊपर जाके किसी भी जगह पे वो सिरी पाए शुगरा जाके ऊपर देख लें, वहां भी मिलेगा आपको। तो कहाँ कैसे अब गांव कौन से गांव रह गए? हम आज के दौर में जिंदा है, मुझसे आज की बात करें। 1980, आपके सवाल का जवाब यह है कि 1980 से पहले अगर कोई शख्स फैटी लिवर डिजीज के साथ डायग्नोज हो जाता था तो यह बात पक्की होती थी कि यह अल्कोहलिक है। ठीक है, 1980 से पहले अगर कोई भी शख्स ओबीज होता था तो यह इस बात की अलामत होती थी कि यह बंदा अल्कोहलिक है, ओबेसिटी करती है। ये ठीक है। अब आपके बच्चे अल्कोहल नहीं पी रहे लेकिन उनको अडल्ट्स की डिजीज आ रही है। बच्चों को फैटी लिवर डिजीज हो रहा है, बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। दे आर गेटिंग द डिजीजेस ऑफ द अडल्ट्स डिस्पाइट द फैक्ट they are not consuming the adult things, they are not using alcohol, beer, not उनकी अल्कोहल और बियर क्या है? फ्रुक्टोज। कितने घटिया किस्म के सिरप, आप किसी बेकरी में चले जाएं और उसमें जरा गौर करें कौन कौन सी वो सिरप वो उन्होंने जूसेस बना के रखे हुए हैं, वो जूसेस हैं। हाँ, नेस्ले फ्रूटा वाइटल, ये जूस है। अगर उसमें से फूड इंग्रेडिएंट, जूस का फल का एक इंग्रेडिएंट भी मिल जाए, मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगा अपनी। सर वो नहीं तो भाई मेरे, ये हमने पिछली दफा डिस्कस नहीं किया था। उसमें से फाइबर निकालेंगे तो शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। वो तो सारे एमल्सिफायर्स हैं, वो तो सारे कलर्स हैं, विच आर पॉइजन। हाँ जी, हैं ਤੇ ਕਈ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 6 ਕੇਲੇ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ऐसे भी हैं। डॉक्टर ने ईद में बीमार हुआ था, मेरी खबर लेने आई थी, मुझे ड्रिप लगा के चली गई थी। कहते जी ऐसा कुछ है जो साढ़े को हाँ जी है? आपको किसने कहा कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है? ये किस साइड से पढ़ा है आपने? आपने तो मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया कि भूखा रहने से बंदे का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। आपको किसने कहा ये? क्या हुआ था? वो साइटोकाइन स्टॉर्म था, भूखा रहने से कुछ नहीं हुआ था। वो दिमाग को साइटोकाइन चढ़ी हुई थी, इन्फ्लामेशन, वाइड स्प्रेड जिसकी अभी हमने बात की है, वो उसकी वजह से था। वो इन्फ्लामेशन आपको डिजीज से मिल जाए या गट लीकी गट से मिल जाए, दोनों तरीके हैं। जी जी सर, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। फैटी लिवर डिजीज सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर रिवर्स होती है। लेकिन एक बड़ा ही शानदार सवाल आया है और मुझे बड़ी खुशी होती है इस सवाल का जवाब देने का। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है वैसे, लेकिन चूंकि अब इतने साल हो गए हैं लेक्चर देते हुए, महमूद अली मलिक साहब मेरे टीचर, वो कहा करते थे कि मेरा पढ़ाने का तजर्बा 50 साल का है। इन 50 सालों में मुझसे मेडिसिन का हर सवाल पूछ लिया गया, इसलिए मुझे हर सवाल का जवाब आता है। मैं ये दावा हरगिज नहीं करता, लेकिन इनके सवाल का जवाब ये कहती हैं जी कि जब आप 16 घंटे या 18 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो आपकी तो स्टारवेशन हो जाती है। मेक सेंस? लेकिन पहले हम डिफाइन तो कर ले, हम स्टारवेशन कहते किसे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फास्टिंग एंड स्टारवेशन? पहले ये समझें, फिर आपको बात समझ आएगी। आपकी बॉडी ने, पीछे भी हमने डिस्कस किया सारे मॉड्यूल्स में, मैं इन सारे मॉड्यूल्स को बड़ा सिस्टमैटिक लेके चल रहा हूं ताकि जो भी हम आज पढ़ने चाहिए उनका रब्त पीछे मौजूद हो, आपके लिए कुछ चीज अजनबी ना हो। हमने आपको पिछली दफा ये समझाई थी बात बड़ी अच्छी तरह से
कि जब आप कुछ नहीं खा रहे होते तो आपकी बॉडी कहाँ से एनर्जी लेती है, वो आपके स्टोर्ड फैट से लेती है, ठीक है। और हमने ये बताया कि ये स्टोर्ड फैट इतनी ज्यादा होती है बॉडी के अंदर कि इसके ऊपर आप हफ्तों महीनों जिंदा रह सकते हैं अगर आप कुछ भी ना खाएं तो, ठीक है। अब फास्टिंग और स्टारवेशन का फर्क समझ लें। अब बॉडी ने ये फैट स्टोर क्यों की थी एवोल्यूशनरी तौर पे, एवोल्यूशन के साथ, कि अगर कभी किसी, उस जमाने में कैद बड़े पड़ते थे, जब केव मैन था, लोग गारों में रहते थे, तो वो उनको तभी मिलता था फूड जब वो निकल के हंटर गैदरिंग करते थे। जब वो हंटिंग नहीं करते थे फूड भी नहीं मिलता था। अगर एक बंदा बीमार हो गया है, वो हिरन चकोर मारने के काबिल ही नहीं है, तो वो गार में पड़ा रहेगा। अब वो मरेगा तो नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर फैट के जखायर मौजूद हैं। अब ये फैट अल्लाह मियां ने रखी थी बुरे वक्त के लिए, ठीक है। बड़े गौर से बात सुननी है, फिर आपको इस सवाल की, और इंशाल्लाह इससे बेहतर एनोलॉजी आपको नहीं कोई समझाएगी। तो वो रखी थी बुरे वक्त के लिए, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। पहाड़ी इलाकों के अंदर लोग सर्दियां आने से पहले क्या काम करते हैं? लकड़ियां स्टोर कर लेते हैं। लकड़ियां स्टोर करते हैं कि जब बुरा वक्त आएगा, ठंड आएगी, बर्फबारी हो जाएगी, तो हम लकड़ियां जलाएंगे। अगर वो शख्स जब बर्फबारी हो और उसके पास लकड़ियां उसने महफूज रखी हुई हैं, वो लकड़ियां आतिशदान में डालने के बजाय अपना सोफा उठा के फेंक दे, उसको आप क्या कहेंगे? स्टूपिड कहेंगे। बट नेचर इज नॉट स्टूपिड। अल्लाह मियां ने फैट रखी इसलिए हुई है कि आप इसको रेनी डेज में आप इस्तेमाल करें। आपकी 18 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे। और इसकी मैंने मिसाल दी थी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 382 डेज फास्टिंग एक बंदे ने की हुई है, 1 साल से भी ज्यादा, ठीक है। तो वो भी जिंदा रहा था। इतना ज्यादा फैट आप, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक एक्सेप्शनल केस है, हर बंदा नहीं। लेकिन आपने अक्सर सुना होगा जल्जले के दिनों में कि एक खातून 7 दिनों के बाद कोई बच्चा 2 हफ्ते के बाद मलबे में से जिंदा निकल आया। सुनते हैं खबर? कैसे जिंदा रहा वो? बॉडी फैट के सर के ऊपर जिंदा रहा। अब फर्क समझ ले। फास्टिंग तब तक है जब तक आपके फैट डिपॉजिट्स कायम है बॉडी में, आप फास्टिंग कर सकते हैं। जब सारी फैट खत्म हो जाएगी तो अब बारी आएगी मसल्स की, ठीक है। सारी फैट जलने के बाद जब मसल जलेंगे तो स्टारवेशन होनी है, और ये कभी भी एक आम बंदे की जिंदगी में दिन कभी नहीं आता। मेक सेंस? समझ आ गई बात आपकी कि स्टारवेशन में फर्क यह है कि स्टारवेशन तब शुरू होगी जब मसल डिकम्पोजिशन और मसल में जब आपके डिजेनरेट करना शुरू करेंगे, और ये तब होगा जब सारी फैट जल जाएगी, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस। फास्टिंग इज समथिंग एल्स, स्टारवेशन इज समथिंग एल्स। जब लीन बॉडी मास गिरना शुरू होगा तब स्टारवेशन हम कहेंगे। और कभी भी किसी बंदे की जिंदगी में कोई भी हम में से इतनी फास्टिंग नहीं करता कि उसके सारे फैट डिपॉजिट, ये जो हमने इतने बड़े बड़े हिप्स और ये हमने पेट और ये जो सारी फैट रखी हुई है, ये कम से कम महीना तो नहीं मरने देती है आपको। आप 24 घंटे की बात कर रही है, 16 घंटे की। हाँ जी, फैटी लिवर डिजीज जी, सिंपल इज दैट। आप कार्बोहाइड्रेट और स्टार्चेस को बंद करें, बंद नहीं कर सकते तो मैक्सिमम कंट्रोल कर ले। ना लिवर के अंदर फ्रुक्टोज जाएगी, ना डिनोवो लाइपोजेनेसिस होगा, ना नई फैट फॉर्मेशन बनेगी। लिवर के अंदर हमेशा फैटी लिवर फ्रुक्टोज की वजह से बनता है। फ्रुक्टोज जब लिवर के, क्योंकि बॉडी के किसी हिस्से में सर से पांव तक फ्रुक्टोज की किसी हिस्से को, किसी सेल को जरूरत नहीं है। इट डायरेक्टली गोज इनटू द लिवर। लिवर में जाने के बाद इसका कुछ हिस्सा ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर हो जाता है, बाकी सारा जो एक्स्ट्रा होता है वो डिनोवो लाइपोजेनेसिस, डिनोवो मींस न्यू, लाइपोजेनेसिस न्यू फैट फॉर्मेशन, वो फैट बना देता है, विच इज कॉल्ड फैटी लिवर। अब फैटी लिवर, अगर तो लिवर आपका बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो वो इस एक्स्ट्रा फैट को पैकेज कर देगा ट्राइग्लिसराइड में,
उसके पैकेट बनाएगा और उसको लाद देगा VLDL के ऊपर, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो ट्रक्स है, वो ट्रक्स ट्राइग्लिसराइड को लाद के लिवर में से बाहर निकलते जाएंगे। ठीक हो गया? और जाके इसको ऑफलोड कर देंगे आपके फैट सेल्स के अंदर और आपके मसल्स के अंदर। ठीक है? तो जब आप ऐसे लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक करेंगे ब्लड में, वो हाई निकलेगा। जब आप ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई देखें तो समझ जाए इसकी फ्रुक्टोज कंजम्पशन ज्यादा है। ये फैट घी मक्खन से नहीं आई, ये फैट आई है कार्बोहाइड्रेट से। और अगर किसी वजह से लिवर इस फैट को पैकेट बना के ट्राइग्लिसराइड के ना लाद सके VLDL पर, तो वो फैट ड्रॉपलेट की शक्ल के लिवर के अंदर स्टोर हो जाएगा, विच इज कॉल्ड फैटी लिवर डिजीज। जब आप बाहर से कार्बोहाइड्रेट्स लेना बंद कर देंगे तो लिवर इस फैट को जो बनी हुई है, जिसकी वजह से इसको रिसाइकल करेगा, बाहर से आ नहीं रही। अब बॉडी को जो बाकी सेल्स हैं उनको जरूरत है, तो लिवर इसको निकालेगा। और पिछली दफा हमने पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल के कितने बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं, आप आए नहीं शायद। हाँ जी, तो अब उन सारी जरूरियात को पूरा करने के लिए बॉडी को फैट चाहिए, बाहर से आ नहीं रही, लिवर इसको मोबिलाइज कर देगा, आपका जिगर खाली हो जाएगा फैट से। चीनी पहला काम, तमाम प्रोसेस फूड, फ्रूट जूसेस, कैंडीज, आइसक्रीम, सबसे खतरनाक फ्रेंच फ्राइज। मल्टीग्रेन खा ले ज्यादा बेहतर है। गंदम की या सिंगल ग्रेन की खाएंगे तो होगा, लेकिन अब जाहिर है खाना भी है, राइस से बचे, रोटी खाएं और कोशिश करें कि 3 खानों में से 1 खाना या अगर हो सके तो 2 खाने बगैर रोटी और चावल के खाएं। अब खवातीन ये बताएं कि आप अपने अगर खानदान में किसी को खाना खिलाना है अपने हस्बैंड को, और मैंने उसको मना किया हुआ है कि जी आपने रोटी और चावल नहीं खाने, तो दोपहर का खाने में लंच पे आप क्या देंगी उन्हें? हैं? नहीं उड़ता हटी थे और बनती नहीं, जिन्हों की बनती उन्होंने तो पूछे मैं। आप सैलेड दे सकते हैं, चिकन पीस दे सकते हैं, कबाब दे सकते हैं। चिकन अच्छा नहीं है? एक मिनट, कोई भी सालन पका है वो चम्मच से खा सकते हैं। ठीक है जी? आप स्टेक्स बना सकते हैं, आप अंडे बना सकते हैं, आमलेट बना के खा ले, 2 बॉयल एग खा ले, नट्स खा ले। ठीक है जी? थोड़ा कुछ है, ये मेरे बताने की चीजें आप बताएं, किचन इंचार्ज आप है। कार्बोहाइड्रेट से बताना, आपको डॉक्टर हो गए, ये पता ही नहीं कि मैंने कार्बोहाइड्रेट से कैसे बचाना। आपका 2 हफ्ते के अंदर फैटी लिवर डिजीज खत्म होती है, 2 हफ्ते के अंदर, विद इन 2 वीक्स। सबसे पहले पिछली दफा मैंने पढ़ाया था शुरू के मॉड्यूल में, फैट सबसे पहले सबकुटेनियस जमा होती है स्किन के नीचे, फिर जाती है विसरा में, फिर जाती है लिवर में, डिपॉजिट इस तरह होती है। जब मेल्ट होती है तो रिवर्स होती है, सबसे पहले लिवर में से निकलेगी, फिर विसरा में से निकलेगी और एंड पे आपका पेट नरम होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट एनीथिंग, लेकिन ये सब गिमिक्स है। नहीं, लिवर ने क्लीन सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन से होना है। शुगर जो व्हाइट शुगर है, इसको हम सुक्रोज कहते हैं। 50% फ्रुक्टोज, 50% ग्लूकोज, चीनी, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, डाइसैकेराइड है ना, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द लाइफ ऑफ द सेल्स, फ्रुक्टोज इज द पॉइजन फॉर द सेल। एक ही जगह पे दोनों कॉम्बिनेशन है जी। हर शुगर में गुड़, शक्कर, चीनी, शहद, सब एक ही बला के नाम है। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच जी। जी इसको वो करते हैं, अभी करते हैं। Thank you much all the worthy participants on line. If you have any question, we are here to answer your question.
Next topic is polycystic ovary disease. Okay, ji, thank you very much all. Love you all. Thank you.